हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 11th मैथ्स में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो क्या है, सेट्स यानी कि समुच्चय। इसके बारे में यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए, किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग करने से पहले क्या होता है, उसका परिचय जानना, यानी इंट्रोडक्शन क्या है उसका। तो इंट्रोडक्शन को यहाँ पर समझेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे उसका क्या है, ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, किसने इस सिद्धांत को बताया, और सारी चीजें इसके बारे में हम एक बेसिक नॉलेज देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, समुच्चय जो शब्द है उसके बारे में हम अभी बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये देखते हैं कि जो समुच्चय सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे, इसका विकास किसके द्वारा किया गया। गणित की चीज है तो कोई ना कोई गणितज्ञ ही करेंगे, कोई ना कोई मैथमेटिशियन ही करेंगे। तो जॉर्ज कैंटर नाम के मैथमेटिशियन है, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। इन्होंने किया है, तो इन्होंने सबसे पहले इस समुच्चय सिद्धांत का विकास किया, यानी अपने तरीके से सारी चीजें बताएं। और उस जो सिद्धांत आज हम लोग पढ़ रहे हैं, हालांकि उसमें और भी कई मैथमेटिशियंस का योगदान रहा है, परंतु फिलहाल हम मतलब ज़्यादा से जॉर्ज कैंटर जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने मुख्य बातें इसकी बताई, आधारशिलाएं उन्होंने ही रखी। इसलिए अब देखिए, समुच्चय जो है कैसे, शब्द कैसे आया, हिंदी में ही हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कलेक्शन एक वर्ड आता है इंग्लिश में, जिसका हिंदी रूपांतरण क्या होता है, संग्रह होता है। तो ये संग्रह क्या चीज है आखिरकार, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, हमारे दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण है, जैसे कि चाबी का गुच्छा। थोड़ा सा उदाहरण पर आप अपने ध्यान दें। चाबी का गुच्छा है, विद्यार्थियों की कक्षा है, सैनिकों की टुकड़ी है, खिलाड़ियों की टीम। और भी बहुत से एग्जाम्पल है। आप जरा देखिए, इस चाबी का गुच्छा मतलब चाबियों का एक समूह है, तो उसको तो गुच्छा है। विद्यार्थियों की कक्षा, अब किसी कोई एक विद्यार्थी बैठेगा तो उसको हम कक्षा नहीं कहें, कई विद्यार्थी बैठेंगे तो उसको हम कक्षा कह रहे हैं। सैनिकों की टुकड़ी, कुछ सैनिक इकट्ठे हैं, उनको टुकड़ी कह दिया गया, उनका एक विशेष। खिलाड़ियों की एक टीम बन गई, क्रिकेट टीम है, बॉलीवुड यानी आप वॉलीबॉल खेल रहे हैं, या कुछ भी अलग अलग, हॉकी की टीम है। इस तरीके से अलग अलग टीम हो सकती है। देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि कक्षा हो, गुच्छा और टुकड़ी हो या टीम है, हमारा यहाँ कहने से जो आशय है वो क्या है, संग्रह को हम बता रहे हैं, एक प्रकार की कलेक्शन को बता रहे हैं। लेकिन कलेक्शन में हम यहाँ वर्ड जो है अलग अलग इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं टुकड़ी कह रहे हैं, कहीं कक्षा कह रहे हैं, कहीं टीम कह रहे हैं, या हम ऐसा कह रहे हैं चाबी की कक्षा, विद्यार्थियों का गुच्छा, ऐसा कहेंगे तो क्या उचित रहेगा, नहीं उचित रहेगा। या सैनिकों की टीम, खिलाड़ियों की टुकड़ी। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो वर्ड जहां पर के लिए है वो उसी स्थान पर ही सही उपयुक्त रहेगा। अब यहाँ मैथमेटिक्स हम पढ़ना चाहते हैं, तो देखिए, हर चीज के अपना एक निश्चित नियम। अब अगर हम यहाँ पर हर एक के लिए अलग अलग, हर एक संग्रह के लिए ऐसे ही अलग अलग शब्द बनाते जाएं, तो हमें उसका अध्ययन करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। इसलिए किया क्या गया कि इस सभी के लिए एक शब्द रखा गया, और वो शब्द क्या है, समुच्चय, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेट। ठीक है, अब ये तो एक इस शब्द के बारे में बताया गया आपको कि समुच्चय शब्द जो है वो इन सभी का काम कर रहा है। यहाँ हम लोग अलग अलग वर्ड ले रहे हैं संग्रह बताने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है एक ही वर्ड आ गया आपका, समुच्चय। अब समुच्चय वो किसी भी चीज का, तो सभी समुच्चय के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब फिर वही बात आ जाती है कि जब हम मैथमेटिक्स में किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो बहुत सटीकता से अध्ययन करते हैं। मैथ्स और साइंस का तो मतलब यही है कि आप हर एक चीज को बहुत ही सटीक ढंग से विश्लेषित करें, बहुत ही बारीक अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए हर एक संग्रह को हम लोग समुच्चय नहीं कह सकते। प्रत्येक कोई भी संग्रह हो हम उसको समुच्चय कह दें, ऐसा उचित नहीं। किस संग्रह को हम समुच्चय कहेंगे, किस संग्रह को समुच्चय नहीं कह सकते हैं, उसका क्या कारण, हम कैसे जानेंगे कि यह संग्रह समुच्चय है अथवा नहीं, इसके लिए हम इसकी परिभाषा पर गौर करते हैं। तो परिभाषा बहुत ही सरल है, बहुत शॉर्ट में आपके सामने लिखी गई है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय है। और आपको इतना ही केवल याद रखना है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। अब यहाँ पर एक वर्ड आपका सुपरिभाषित,
जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुपरिभाषित का क्या अर्थ है? देखिए सुपरिभाषित का मतलब स्पष्ट रूप से परिभाषित हो, स्पष्ट रूप से हर एक बात क्लियर हो, तब उस संग्रह को हम क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे, अन्यथा नहीं। तो क्या बात स्पष्ट है उसको हम आइए जानते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम आपके सामने यहाँ बता रहे हैं, उनमें आप बताएंगे कि क्या चीज स्पष्ट है, कहाँ पर क्या चीज स्पष्ट नहीं है। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है अच्छी किताबों का संग्रह। हम आपसे पूछें कि अच्छी किताबें कौन कौन सी हैं, आप बताइए। तो भले ही हम अभी आपका आंसर अच्छे आप कहेंगे कि किताबें कौन सी किताबें, किस विषय की किताबें। हम अगर एक विषय भी निश्चित कर दें, चलिए हम इतना ही निश्चित कर देते हैं कक्षा 12 गणित की, या इंटरमीडिएट कह दें, या कक्षा 11 ही कह दें, कक्षा 11 की गणित की अच्छी किताबों का संग्रह, अगर इतना हम जोड़ भी दें तब भी क्या कोई ये बता सकता है क्या कि अच्छी किताबें कौन कौन सी हैं? हो सकता है हमारे अनुसार कोई किताब अच्छी हो, लेकिन हो सकता है कि किसी के अनुसार वो किताब कुछ कम अच्छी हो, कोई दूसरी किताब ज़्यादा अच्छी हो। तो अच्छाई का कोई पैमाना नहीं कि कितनी अच्छी है, ये किताब नहीं अच्छी, वो किताब नहीं अच्छी, इसलिए एक बहस का विषय है। तो इसलिए इस संग्रह को हम समुच्चय कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है, यहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा है कि नहीं ये जो संग्रह है इसमें कौन सी किताब आएगी और कौन सी किताब नहीं आएगी। मान लीजिए हमने थोड़ी देर के लिए हमने कुछ किताबें रख ली, मान लीजिए हमने आपकी किताब रख ली, NCERT किताब रख ली, कोई प्रकाशन की किताब रख ली, 2-3 प्रकाशन की किताब रख ली, ठीक है। अब हमने किताबों को रख लिया, मान लीजिए 4 किताबें हमने बताया कि ये अच्छी किताब। हो सकता है कि हमारे लिखने के पश्चात कोई भी उसमें ऑब्जेक्शन करे कि नहीं आपने जो 4 किताबें लिखी इसमें से ये वाली किताब सही नहीं है, इसको आप हटाइए, ये अच्छी किताब नहीं, आप दूसरी किताब रख लीजिए इसके स्थान पर। या कोई ऐसा भी तो कह सकता है कि नहीं 4 नहीं 5 है, ये भी तो किताब अच्छी है, तो फिर हमें उस किताब को भी रखना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि इस संग्रह में कितनी किताबें आएंगी, कौन कौन सी किताबें आएंगे, यह हम निश्चित नहीं कर सकते। अगर एक व्यक्ति निश्चित भी करता है तो दूसरा व्यक्ति हो सकता है कि उसको गलत बता दे और उसको उस संग्रह को हम स्पष्ट नहीं कर पाए। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कक्षा 11 के कमजोर विद्यार्थियों का संग्रह। अब कक्षा 11 मान लीजिए अपने ही विद्यालय है, अपने विद्यालय के कक्षा 11 के कमजोर विद्यार्थियों का अगर हम संग्रह की बात करें, भाई अगर हम किसी विद्यार्थी को मान लीजिए मैथ पढ़ाते हैं, हमने कहा कि भाई हमारे विषय में ये, या यूँ कहें कि ये कमजोर विद्यार्थी, तो हो सकता है अंग्रेजी वाले टीचर कह रहे कि नहीं ये तो अच्छा लड़का है, कमजोर नहीं है, कमजोर वो वाला बच्चा जिसको आप अच्छा बता रहे। हो सकता है हिंदी में कोई स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा हो, मैथ ना अच्छा हो, या मैथ में अच्छा हो अन्य विषय में खराब हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी है कि अच्छा है, खराब है, कमजोर है, इस विद्यार्थी कोई भी इसका कोई पैमाना नहीं है। तो हम किसी विद्यार्थी को यहाँ इस संग्रह के अंतर्गत रखें या उसको हटा दें, ये निश्चित कर पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। हो सकता है कि हमने कोई संग्रह बनाया और दूसरा आकर के उसने ऑब्जेक्शन कर दिया कि नहीं इस बच्चे का नाम हटा दीजिए या इस बच्चे का नाम जोड़ दीजिए, ये भी सही है। इसको हम क्या समुच्चय कहेंगे? नहीं कहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कक्षा 11 के ऐसे विद्यार्थियों का संग्रह जिन्होंने 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किया। अब ये एक पैमाना है, मतलब हमें अच्छे विद्यार्थी चाहिए या खराब चाहिए, हमने एक पैमाना लगा दिया है। वो क्या है कि देखिए जो भी कक्षा 11 में पढ़ रहा है वो 10वीं की परीक्षा दिया होगा, ठीक है। हम अपने ही विद्यालय की बात कर रहे हैं, हमारे विद्यालय में जो बच्चे कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं उन्होंने कक्षा 10 पास किया होगा, बोर्ड परीक्षा दी होगी, अंक पत्र उन्हें प्राप्त हुआ होगा, तभी तो उनका 11 में एडमिशन। अब ये बच्चे 11 में पढ़ रहे हैं तो इन्होंने 10वीं की परीक्षा में 75% या फिर उससे अधिक अंक प्राप्त किया है, तो उन विद्यार्थियों को हम अलग कर सकते हैं और जिन्होंने नहीं प्राप्त किया उनको अलग कर दें। तो कहने का मतलब यहाँ ये है
कि हम यहाँ पर संग्रह जो है वो बना सकते हैं। और एक बार अगर हमने सही ढंग से सारी चीजों को देखते हुए हर एक स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड, रिजल्ट कार्ड देख करके, उसका परसेंटेज देख करके अगर हमने संग्रह बना दिया, तो फिर उसके बाद हम कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कि नहीं इस छात्र का नाम या इस छात्रा का नाम आप इस ग्रुप से यानी इस संग्रह से, इस कलेक्शन से आप हटाइए। क्यों? क्योंकि इसने 75% से कम अंक प्राप्त किए हैं। मतलब कोई भी कारण नहीं है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि नहीं इस छात्र या छात्रा का नाम इस संग्रह से आप हटा दीजिए, या फिर इस छात्र और छात्रा का नाम आपने क्यों नहीं इसमें लिखा। क्यों कि इसमें हमारे पास एक पैमाना है, सुपरिभाषित ढंग से लिखी हुई है ये बात कि 75% हो या फिर इससे एबव हो। तो अगर नहीं है तो फिर हम उसको नहीं लिखेंगे। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से अगर कोई चीज स्पष्ट रूप से परिभाषित हो जाती है कि हम किसे उसमें ऐड करेंगे और किसे ऐड नहीं करेंगे, और किसी के भी द्वारा अगर एक बार वो सही तरीके से लिख दिया जाए, तो फिर दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो उसमें परिवर्तन कर सके, अर्थात किसी भी को बाहर कर सके और किसी को उसमें अंदर। समझ में आ रही बात? इसलिए यह जो संग्रह आपका है, यह संग्रह समुच्चय है, इसको हम समुच्चय कहेंगे। और इनको ये दो एग्जाम्पल पहले वाले इनको नहीं कहेंगे। तो आपको काफी हद तक समझ में आ गई होगी बात कि संग्रह बहुत से हो सकते हैं। हर एक चीज का संग्रह, किसी भी चीज का संग्रह बता दें। अच्छे क्रिकेटर्स का, ठीक है, अच्छे अभिनेताओं का, ठीक है, अच्छे बच्चों का, हमारे भारत देश के अच्छे पड़ोसियों का, ठीक है, विश्व में अच्छे देशों का या खराब देशों का। तो इस तरीके से हम बहुत से संग्रह बना सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं तो उनमें से हर एक संग्रह क्या हो, समुच्चय हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। इसलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर भी हम लोग देखते हैं भारत के सभी अच्छे राजनेताओं का संग्रह। अब अभी कहा जाए कि वर्तमान समय में जितने भी राजनेता हैं, राजनेता मतलब राजनीतिक रूप से जो भी हमारे यहाँ किसी भी पार्टी के हों, किसी पोस्ट पे हो अथवा ना हो, अगर जितने भी राजनेता हैं तो उसमें से हम ये कहें कि भाई अच्छे राजनेता कौन से हैं। अब मान लीजिए हमने 10 लोगों का नाम अपनी इच्छा मतलब अपनी समझ के आधार पर लिखा, तो हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे हों जो हमारे इस लिस्ट से संतुष्ट ना हो। भाई हमने 10 लोगों का नाम लिखा अपने अनुसार, भाई ये अच्छे, तो हो सकता है किसी ने कह दिया कि नहीं नहीं ये खराब है, इनको हटाइए। या कोई ऐसा भी कह सकता है कि आपने 10 लिखा नहीं, इसमें 12 लोग होने चाहिए, ये 2 लोग भी तो अच्छे हैं, अच्छे हों खराब हों इनका हम कोई पैमाना नहीं है। इन्हें हम ये नहीं कह सकते निश्चित तौर पर हम इनका नाम रखेंगे ही या इनका नाम हम नहीं रखेंगे, ठीक है, निश्चित नहीं, सुपरिभाषित ना होने के कारण ये जो संग्रह है आपका ये क्या हुआ, समुच्चय हुआ कि नहीं, नहीं हुआ, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो है एग्जांपल वो ये है उत्तर प्रदेश के सभी वर्तमान विधायकों का संग्रह। तो जितने भी वर्तमान समय में विधायक हों, चाहे अच्छे हों खराब हों कैसे हों, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं, जीवित हैं विधायक, जितने भी विधायक हैं उन सभी की लिस्ट हम बना सकते हैं। और एक बार हमारी लिस्ट कंप्लीट हो गई, बना लिया हमने, तो फिर कोई भी उस समय ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं वर्तमान समय में ये विधायक नहीं है, या फिर इन विधायक का नाम आपने क्यों नहीं लिखा, ये भी तो विधायक है, इनका भी नाम आपको लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सुपरिभाषित है। इसमें एक ऐसी बात बताई गई परिभाषा के तौर पर कि हम अगर एक बार लिस्ट कंप्लीट कर देते हैं, एक बार उस संग्रह में सभी का नाम लिख देते हैं, तो उसमें से कोई भी नाम घटाया नहीं जा सकता और कोई भी नया नाम जोड़ा नहीं जा सकता, और सभी लोग इस बात से संतुष्ट हो जाएं। तो इसको हम इस संग्रह को क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहेंगे। नेक्स्ट जो है आपका प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अप टू इंफिनिटी। यानी ये सभी संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। अब इसमें से हम कोई ये कह दे कि नहीं नहीं आप 2 को हटा दीजिए, 2 तो प्राकृतिक संख्या नहीं,
या 3 को हटा दीजिए ये प्राकृतिक संख्या नहीं, या -1 को ऐड कर लीजिए ये भी तो प्राकृतिक संख्या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम -1 को ऐड करें तो क्या -1 प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। या फिर हमसे किसी ने कहा ठीक है आप 2 को हटा दीजिए इसमें से, 2 एक प्राकृतिक संख्या नहीं, तो क्या हम हटाएंगे? बिल्कुल नहीं हटाएंगे, क्योंकि 2 तो एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसलिए जो प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है उसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो निश्चित है, ना तो उसमें से हम कोई एलिमेंट को बाहर कर सकते हैं, ना ही किसी दूसरे एलिमेंट को उसमें हम अपनी इच्छा से ऐड कर सकते हैं। ये जो संग्रह है ये क्या है? समुच्चय है। और नेक्स्ट है पूर्ण संख्याओं का संग्रह। पूर्ण संख्या, अब देखिए प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, आपने हाई स्कूल लेवल पे पढ़ी है, यहाँ पर हम बहुत डिस्कशन नहीं करेंगे। पूर्ण संख्या जैसे प्राकृतिक संख्या में आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अप टू इन्फिनिटी। तो उसी में हम केवल जीरो की चर्चा और कर दें, जीरो अलग से, कोई ये ना कहे कि नहीं 10 में तो जीरो आता है, तो 10 में जीरो आता है तो उसको हम 1 0 थोड़ी ना पढ़ते हैं, हम उसको क्या पढ़ते हैं? 10 ही पढ़ते हैं। 20 में जीरो आता है, 100 में जीरो आता है तो उसको हम 100 पढ़ेंगे, 1 0 0 नहीं पढ़ेंगे। इसलिए जो पूर्ण संख्या है उसमें केवल जीरो ऐड कर दिया जाएगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अप टू इन्फिनिटी। ये क्या हो जाएंगे? पूर्ण संख्याओं का संग्रह हो जाएगा। और ये भी संग्रह क्या है? सुपरिभाषित है, इसलिए इस संग्रह को भी हम क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। तो इतने एग्जाम्पल से काफी हद तक आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार संग्रह किसे कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। संग्रह कब समुच्चय बन जाता है और कब समुच्चय नहीं बन पाता है, इसके लिए आपके पास ये डेफिनेशन बताई गई है कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड होना चाहिए, केवल डिफाइंड ही नहीं, वेल डिफाइंड होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, तभी उस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? एक सेट कह देंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो अब ये बात तो खैर आपको समझ में आ गई कि आखिरकार किस संग्रह को हम समुच्चय कहेंगे और किस संग्रह को समुच्चय। अब अगली बात आती है, अच्छा ठीक है, ये समुच्चय लिखते कैसे हैं, इनका निरूपण कैसे किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आखिरकार इसका क्या लाभ है। तो आइए देखते हैं इसका निरूपण कैसे किया जाता है। तो देखिए इसकी विधियां जो हैं वो आपकी दो हैं, रोस्टर विधि और गुण विधि को हम समुच्चय निर्माण विधि भी कह सकते हैं, सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड। ठीक है, इसको लिस्टिंग मेथड भी कहा जाता है। तो अब ये क्या है और ये क्या है, दोनों विधियों में क्या अंतर है, इसको भी हम यहाँ समझेंगे। तो जैसे एक एग्जाम्पल हमने यहाँ राइट किया हुआ लिखा हुआ है, इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। 1 से 10 तक की, 1 से 10 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्या तो सभी लोग जानते हैं, ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी भी से संख्या से विभाजित नहीं हो सकती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, लेकिन सभी प्राइम नंबर नहीं, 1 से लेकर के 10 तक। 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7। इन्हें हमने क्या है, अभी हमारे लिखने का तरीका जरा देखिएगा ध्यान से, 2 3 5 7। हमने यहाँ क्या बीच में लगाया है? क्या है? कॉमा। तो कॉमा लगा करके लिखा, और ये क्या है? मझला कोष्ठक, कर्ली ब्रैकेट। तो हम ध्यान रखेंगे कि जब भी समुच्चय लिखा जाएगा तो सदैव निश्चित है कौन सा ब्रैकेट लगाया जाएगा, कौन सा कोष्ठक लगाया जाएगा? मझला कोष्ठक लगाया जाएगा, कर्ली ब्रैकेट ही लगाया जाना है। कभी भी आप छोटा कोष्ठक या किसी भी अन्य प्रकार का कोष्ठक अगर लगाएंगे तो फिर आपका समुच्चय लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखें कि समुच्चय को जो हम लिखते हैं तो उसमें मझले कोष्ठक का ही इस्तेमाल किया जाता है, एक बात। दूसरी बात यह है, ये जो हमने लिखा है वो किस विधि में लिखा है? वो रोस्टर विधि में लिखा हुआ है, लिस्ट कर दिया है, लिस्ट बना ली है। तो लिस्ट बनाने का मतलब हो गया कि एक तरफ से इनको हम चलेगा, बीच में क्या लगा दिया गया? कॉमा लगा दिया गया। तो 2 3 5 7। अब कुछ लोग कहेंगे अगर हम 7 को इधर कर दें, 5 को इधर कर दें तो कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। जितने भी परिमित समुच्चय हैं, परिमित मतलब जिसमें गिनती हम गिन सकते हैं कि हाँ इतने
अवयव हैं उनमें हम अगर अवयवों का क्रम इधर से उधर करते हैं तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, सामान्य तौर पर कोई प्रभाव नहीं। अब अगर आप इसको 3 को इधर कर दें, 2 को उधर कर दें, 7 को इधर कर दें, 5 को इधर कर दें, 5 3 2 7 कर दें या 7 5 3 2 कर दें तो क्या नया समुच्चय तैयार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, समुच्चय वही रहेगा, लिस्ट वही रहेगी, ठीक है, केवल लिखने का तरीका आप बदल दे रहे हैं। तो केवल लिखने के तरीके बदल देने से कुछ नहीं होता है। हमें जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयवों को लिखना। अगर हाँ इसमें से कोई अवयव हम बाहर कर दें या कोई अलग से अवयव जोड़ दें तो ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। हम इसका क्रम बदल रहे हैं तब कोई गलती नहीं। ये किस विधि में लिखा गया? रोस्टर विधि में लिखा गया, लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं इसको। तो देखिए नाम से स्पष्ट है कि हमने इसमें क्या किया है, लिस्ट बना दिया है, यानी कामा लगा करके लिखा है, कामा लगा करके लिखा है, इसीलिए यहाँ पर इसको हम क्या कह रहे हैं, लिस्टिंग मेथड या रोस्टर विधि कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी विधि क्या है? गुण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। गुण मतलब किसी का कोई गुण बता दिया जाए, उस गुण के आधार पर उन्हें आप पहचानें। जैसे इनका सबसे बड़ा गुण यही है कि एक अभाज्य संख्या है। दूसरा गुण यह है कि 1 से 10 तक के बीच की है, 1 से 10 तक में आती है। तो इन दोनों गुणों को हम सम्मिलित रूप में कैसे लिखेंगे तो हमने अभी भी बताया आपको, कर्ली ब्रैकेट यानी मझला कोष्ठक के अंदर ही लिखा जाता है, तो मझला कोष्ठक के अंदर ही हम लोग लिखेंगे। लेकिन हाँ गुण विधि में अर्थात समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, उसमें जब हम लोग लिखते हैं तो उसका लिखने का तरीका ऊपर वाले तरीके से भिन्न हो जाता है, थोड़ा सा बदल जाता है। इसमें तो आपने कामा लगा लिया, इसमें कामा वगैरह कोई सिस्टम नहीं है। हम यहाँ पर उसके गुण की चर्चा करेंगे, उसके गुण को बताएं कैसे लिखा जाता है। जरा देखिए इस तरीके से एक्स बना लिया, तो 2 बिंदी रख लीजिए या एक खड़ी लाइन की लीजिए छोटी सी, कॉलम है, वैसे तो कॉलम है लेकिन यहाँ पर कॉलम नहीं पढ़ा जाता है, यहाँ पर सच दैट या इस प्रकार से, ठीक है। तो एक्स क्या है, इस एक्स सच दैट या एक्स इस प्रकार है कि एक्स का परिचय बताइए। तो एक्स क्या है? एक अभाज्य संख्या, क्योंकि परिचय पूरा नहीं हुआ क्योंकि हम तो यहाँ कह रहे हैं ना 1 से 10 तक की। तो परिचय पूरा करने के लिए आगे क्या बताते हैं, कामा लगा कर। अब ये कामा अलग है, यहाँ पर हम अपनी बात रखने के लिए होता है। तो एक्स कैसा है? 1 से 10 तक के बीच की बात है, 1 से 10 तक में है। 1 से बड़ा है या उसके बराबर है, 10 से छोटा है या उसके बराबर। एक्स is between 1 and 10 including 1 and 10, या हम इसको ऐसे कह दें 1 is less than or equal to x and x is less than or equal to 10। हिंदी में कहें x जो है 1 और 10 के बीच में है, जिसमें 1 और 10 दोनों सम्मिलित है, ठीक है। इसको हमने नीचे लिख दिया। रीड है, कैसे रीड करेंगे? x इस प्रकार है कि, तो इस प्रकार है कि ये जो है किसका अर्थ है, यहाँ पर देखिए इस कॉलम को रिप्लेस करता है। इस प्रकार है कि किसको हम पढ़ रहे हैं, ये जो 2 बिंदु रखे हुए या खड़ी लाइन खींच दी जाए तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? इस प्रकार, इंग्लिश में सच दैट। ध्यान दीजिएगा ये जो 2 बिंदु हैं ये आप इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रकार सच दैट, ये सच है। क्या इसका भी कुछ किताबों में आपको ये देखने को मिल सकता है, मोस्टली ये देखिए, ठीक। इसको वैसे तो ये कॉलम है लेकिन यहाँ पर पढ़ा कॉलम नहीं जाता, यहाँ इस प्रकार है या इंग्लिश में सच दैट, ठीक है। तो x इस प्रकार है कि x क्या है, परिचय बताइए, उसका गुण बताइए। क्या लिखा हुआ? एक अभाज्य संख्या है जो 1 के बराबर या उससे बड़ी है, 1 के बराबर जो है या फिर उससे बड़ी है, तथा 10 के बराबर या उससे, ठीक है, अर्थात 1 से 10 के बीच में है, जिसमें 1 और 10 भी सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से हमने लिखा कि जो ये विधि लिखी गई, ये विधि क्या कहलाती है? आपकी गुण विधि कहलाती है। और जो ऊपर वाली विधि है ये कौन सी विधि कहलाती है?
रोस्टर विधि कहलाती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि गुण विधि और रोस्टर विधि कौन कौन सी। देखिए अगर हम यहाँ पर आप देखिए इस समुच्चय को हमने इसमें चेंज कर दिया। आप क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जाए, लिख दिया जाए कि आपके सामने ये एक समुच्चय लिखा गया, तो आपसे कहा गया कि ठीक इसे आप समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, ये आपका आंसर हो गया। आपसे ये बता दिया गया आपको और आपसे कहा गया इसको आप रोस्टर विधि में लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। या आप एक वाक्य के रूप में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 1 से 10 तक सभी आवाज में एक वाक्य के रूप में लिख दिया गया और कहा गया आपसे इसको रोस्टर के रूप में लिखिए, या फिर आपसे कहा गया इसे आप गुण विधि में लिखिए, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा कि किस प्रकार से समुच्चय निरूपित किया है। अब देखिए जब समुच्चय हम अभी यहाँ पर हमने एक समुच्चय लिखा, दूसरी समुच्चय, हालांकि तो बराबर एक ही समुच्चय, परंतु अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, इस बात को समझें कि क्या कई समुच्चय लिख दिए जाए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हमने एक समुच्चय ए लिखा है, इसमें कहीं 1 है 2 है, एक बी लिख दिया जिसमें हो गया 2 3 7 है। अगर हम इनका नाम ना देते तो बार बार आपसे क्या हम कहते हैं ये ए समुच्चय है, ये बी समुच्चय कह सकते थे, नहीं कह सकते। क्यों, इसका हमने नाम दे दिया, तो अब नाम से पुकारना आसान है। वैसे जैसे हम आपके नाम है, अगर किसी का नाम ना हो, बिना नाम के हो, तो उसके कॉलेज में नहीं एडमिशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कैपिटल ए हो, कैपिटल बी हो, कैपिटल सी हो, तो ये क्या है, समुच्चय के नाम है। और नाम यहाँ पर जब लिखा जाता है तो सदैव एक अक्षर लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि आप उसका नाम कर दें ABC समुच्चय, ठीक है। एक ही अक्षर का नाम समुच्चय का होगा और वो अक्षर लिखा जाएगा तो कैसा लिखा जाएगा, बड़े अक्षर में कि छोटे अक्षर में, बड़े अक्षर में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल जेड, ठीक है। तो वो सदैव कैसे लिखा जाएगा, बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जो भी समुच्चय लिखा जाएगा वो सदैव कैपिटल लेटर से उसको डिनोट किया जाए, ठीक है। अब इसमें एक बात और भी यहाँ पर समझने योग्य है, उसको भी समझ यहीं पे बता देते हैं आपको। जैसे हमने कहा कि ये समुच्चय ए है, इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 और 2। अब हमने एक नया शब्द का इस्तेमाल किया, एलिमेंट। एलिमेंट कहें, अवयव कहें, सदस्य कहें, मेंबर कह दें, वो एक ही बात, ठीक है। जैसे समुच्चय ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताएंगे, 1 और 2। समुच्चय ए के अवयव कौन कौन से हैं, तब भी आप 1 और 2 कहें। ये चाहे इसको हम एलिमेंट कहें, चाहे अवयव कहें हिंदी में, या मेंबर कह दें, या सदस्य कह दें, एक ही बात, ठीक है। अब हम ये कहते हैं, हमें इस बात को अगर कहना हो कि 2 जो है यानी 2 समुच्चय ए का एक एलिमेंट है, तो इस बात को हम इतना लंबा कह रहे हैं। अगर हिंदी में लिखें 2 समुच्चय ए का एक अवयव है, पूरी लाइन हो गई ना, कितना समय लगा। हम चाहते हैं कि इसको बहुत छोटा सा लिख दिया संकेत रूप में, तो क्या लिखा जाए, इसको हम ऐसा लिखें। अपनी बात लिखने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, ये वैसे तो आप साइलेंट है, लेकिन यहां पर अब साइलेंट नहीं पढ़ा जाएगा, यहां पर पढ़ा जाएगा ये बिलोंग्स टू। क्या पढ़ा जाएगा, बिलोंग्स टू। क्या पढ़ेंगे, 2 बिलोंग्स टू ए। मतलब क्या हुआ, जो 2 है वो समुच्चय ए का क्या है, एक अवयव है, एक एलिमेंट है, ये कहा जा रहा है। 2 जो है क्या है, समुच्चय ए का एक अवयव है। यहाँ ये चिन्ह कौन सा है, बिलोंग्स टू है, अपसाइलन, लेकिन अपसाइलन पढ़ा नहीं जाता, क्या पढ़ा जाता है, बिलोंग्स टू पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें इस तरीके से ही बनाएंगे, चिन्ह बनाना जो भी है, आप पहले पैकेट किसी से बनाना नहीं आता है या किसी को चिन्ह बनाना नहीं आता, तो थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा प्रयास करें, सही लिखना है आपको तभी। अब हो सकता है जब किसी चीज कोई ऐसे लिख, किसी बात को कोई ऐसा लिख सकता है क्या, अगर ऐसे लिखें तो क्या सही होगा कि गलत, गलत हो गया ना भाई। जैसे एप्पल की स्पेलिंग है APPLE,
अब उसमें हम कहते नहीं डबल पी पहले कर दो फिर ए करो फिर एल ई कर दो, तो क्या सही होगी? हर एक चीज के क्रम का अपना महत्व, उसी प्रकार से यहाँ भी क्रम का महत्व है। ये लिखा जाना क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो बिलोंग्स टू का साइन है यहाँ पर, ये सिंबल है, यानी कि एक चिन्ह लिखा गया है उसके लेफ्ट साइड में, ठीक है, इधर, ठीक है, तो उसके लेफ्ट साइड में आपको क्या लिखना है? अवयव को लिखना है, ठीक है। अगर हम देखें ये लेफ्ट है, इस क्या लिखा जाना चाहिए? अवयव लिखा जाना चाहिए। राइट में क्या लिखा जाना चाहिए? समुच्चय लिखा जाना चाहिए। ध्यान दीजिए, लेफ्ट में अवयव, राइट में